हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, आए दिन एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसको सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाने हम आप लोगों के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अभी तक सेट नंबर 13 तक को सॉल्व कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। लेकिन अगर 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद परगनिया होंगे, जिसका कार्यकाल 2027 से शुरू होगा और 2032 यानी अगले 5 साल तक चलेगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक आय नहीं है। क्या नहीं है? आय नहीं है। स्वच्छता, पेयजल और बाल मृत्यु दर, ये सभी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक है। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार शरीफ की राजधानी थी। दोस्तों, तुगलक काल में बिहार शरीफ की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल का अपघटन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। दोस्तों, अब ये जल आता कहाँ से? तो दोस्तों, जल पौधे में पाए जाने वाला जाइलम उत्तक के द्वारा जल और खनिज को पौधे के जड़ से पत्तों तक लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है, जो कि वनस्पति और जंगल के देवता थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड अखबार या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी और इसकी स्थापना 9 सितंबर 1938 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 सितंबर 1938 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो आपको याद रखना है, द्वितीयक इंद्रधनुष में 1 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्धों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रासायनिक युद्ध में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हिंद यूनानी का जो शासक मेनेंडर था, उसी ने सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किया था। याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलाना है। एक तरफ स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्खननकर्ता यानी उस स्थल का खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है लोथल। दोस्तों, लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था।
दूसरा है बनवाली, बनवाली के खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। तीसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। और चौथा है रोपर, रोपर के खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, यानी कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो। तो दोस्तों बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो दोस्तों शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो दोस्तों जस्टिस एम हिमायतुल्लाह जो थे, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी क्या कार्य किया था? ये उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। और किसी कारणवश राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली था, जिसकी वजह से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिमायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस एम हिमायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? दोस्तों लोक लेखा समिति, पहले इसके बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति, इसके टोटल मेंबर 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। और इनके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरण का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे कम तरंग जो होता है वो सूक्ष्म किरण का होता है, उसके बाद परावैंगनिक किरण का होता है, फिर एक्स किरण का होता है, और फिर गामा किरण का। सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है वो गामा किरण की होती है, तो सबसे कम सूक्ष्म किरण हो जाएगा, फिर परावैंगनिक किरण, फिर एक्स किरण और फिर गामा किरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? दोस्तों नंगी हड़ताल किया क्यों गया था? तो आप जान लीजिए, नंगी हड़ताल स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए किया गया था, और इसके प्रमुख नेता थे राम विनोद सिंह। कौन थे नंगी हड़ताल के प्रमुख नेता? राम विनोद सिंह थे। इन्हें ब्रिटिश कपड़ा दिया जाता था पहनने के लिए, लेकिन इन्होंने देसी वस्त्र की मांग की और नहीं देने पर इन्होंने नंगी हड़ताल की थी। तो नंगी हड़ताल दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बिहार के छपरा जेल में हुआ था नंगी हड़ताल, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले आया कब था? तो यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, जिसमें से सिंध जो है इसमें शामिल नहीं था, स्थायी बंदोबस्त में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध। अगला प्रश्न है, अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अगस्त घोषणा दोस्तों लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा किया गया था। यह 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। कब लाया गया था अगस्त घोषणा पत्र? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाएगा टेल्क्स। दूसरा है पोटेशियम, पोटेशियम का हो जाएगा नाइट्जर। तीसरा है कैल्शियम,
कैल्शियम का हो जाएगा दोस्तों फॉस्फोराइट, कैल्शियम का फॉस्फोराइट। और चौथा है मैग्नीज, मैग्नीज का हो जाएगा पायरोल्यूसाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों द वे आउट पैम्पलेट जो कि एक पत्रिका है, यह सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। और क्यों लाया गया था? इसमें संवैधानिक गतिविधियों का समाधान था। क्या था? संवैधानिक गतिविधियों के समाधान के लिए द वे आउट पैम्पलेट सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण 1738-39 में हुआ था। कब हुआ था? 1738-39 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार लखनऊ सत्र के द्वारा दिया गया था, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ। लाहौर सत्र के द्वारा दिया गया था, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जी का मान सबसे कम या न्यूनतम या शून्य कहाँ होता है? तो दोस्तों जी का मान शून्य पृथ्वी के केंद्र में होता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है पूछे तो सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। और यहाँ सबसे न्यूनतम और शून्य पूछा है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जब हम द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोगुना। अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? दोस्तों स्ट्रेंजर गैस जीनोन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीनोन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? दोस्तों जब बाह्य आक्रमण होता है या फिर आंतरिक अशांति होती है, तो उससे राज्यों की रक्षा करना भारत सरकार का दायित्व होता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। किसमें है? अनुच्छेद 55 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों घाटे की वित्तीय व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ता है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? दोस्तों अटाला मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जौनपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अटाला मस्जिद बना कब था? तो यह बना था 1408 ईस्वी में। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर जौनपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1848 से 49 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1848-49 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1822 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम भाग में लाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता विधानसभा को होती है। किसे होती है? विधानसभा को होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में जो आया था, इसके तहत कहा गया था कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है? यानी स्नातकों के द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो विधानसभा के 1/12 भाग का निर्वाचन स्नातकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य का 1/12 भाग। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो दोस्तों, मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल के दौरान हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? दोस्तों, मौर्यकालीन में मेगास्थनीज के अनुसार टोटल 7 भागों में विभक्त था मौर्यकालीन समाज। कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में। अब ये 7 थे कौन? तो थे दार्शनिक, किसान, चारवाहा, व्यापारी, योद्धा, पर्यवेक्षक और पार्षद। ये 7 भाग में विभक्त थे मौर्यकालीन समाज। तो इसमें से कौन नहीं थे? तो ब्राह्मण नहीं थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, प्रछंद या छिपी बेरोजगारी का अर्थ है? दोस्तों, प्रछंद या छिपी बेरोजगारी कहते हैं किसको? आप ये जान लीजिए। प्रछंद बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें जरूरत से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हो, यानी कि जितने मजदूरों की ज़रूरत होती है उससे अधिक मजदूर उसमें काम कर रहे होते हैं। ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी जितना मजदूरी लगता है, जितना मजदूर काम करता है, उसकी उत्पादकता उतनी नहीं होती है। इसे ही कहते हैं प्रछंद या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है यह एमपी के उज्जैन में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षिप्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धुमकर जनजाति नहीं है? तो दोस्तों, धुमकर जनजाति इसमें से पिग्मी जनजाति नहीं है। कौन सी नहीं है? पिग्मी जनजाति, धुमकर जनजाति नहीं है। जबकि कज्जाक, मसाई और लेपचा ये सभी धुमकर जनजाति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? दोस्तों, भील जनजाति यह सबसे बड़ा समूह है जनजातियों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। ये भील जनजाति पाई कहाँ कहाँ जाती है? दोस्तों, भारत में भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है? तो दोस्तों, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? दोस्तों, भूमि बंधित यानी भूमि में ही समा जाने वाली नदी ये कौन सी नदी है? तो यह है लूनी नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निर्वनीकरण का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो है शहरीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण। अगला प्रश्न है,
कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुई। किससे हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से। जीवाश्म का पता दोस्तों कार्बन डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? जीवाश्मों के आयु का पता कार्बन डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है धोबन सोडा। दोस्तों धोबन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। दूसरा है खाने का सोडा। खाने के सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है NaHCO3। तीसरा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOClCl। और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO42HO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी रंग। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक यह पास्कल के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुलर के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? दोस्तों ज्वार पैदा करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर है। किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हमारे आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।